ट्रायंगल लॉ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है वो समझते हैं। ट्रायंगल लॉ जो होता है इट कम्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम एक डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट? लाइन जॉइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ये होता है वेक्टर या वेक्टर जॉइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। मान लेते हैं एक पर्सन 10 मीटर राइट गया, फिर वो पर्सन या 8 मीटर राइट गया, फिर वो कितना गया 6 मीटर राइट गया। इसकी डिस्प्लेसमेंट, ये ए से चला बी पर और बी से पहुंचा सी पर। पहले ये ए से लेकर बी तक गया, तो बी से सी तक गया। इसको हम लैंग्वेज के टर्म में लिखेंगे, ए पर्सन मूव्स 8 मीटर ईस्ट प्लस 6 मीटर ईस्ट। पहले 8 मीटर ईस्ट गया, फिर 6 मीटर ईस्ट गया। इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? इट विल बिकम 14 मीटर ईस्ट हो जाएगी। सिंपल सा बात है, ये तो हम लोग पहले भी जानते हैं। ठीक है, अब एक पर्सन क्या करता है, 1 मीटर जाता है ईस्ट और फिर वो क्या करता है 6 मीटर आता है वेस्ट। तो पहले वो ए से बी तक गया, फिर वो बी से सी तक गया। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट ए टू सी ही होगी, क्योंकि इस पूरी जर्नी में उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए था और एंड पॉइंट सी है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट प्लस 6 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट वुड बिकम 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब 8 मीटर ईस्ट प्लस 6 मीटर ईस्ट था, तो यहां 8 और 6 मिलकर 14 दे रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू। यहां 8 और 6 मिलकर 14 दे रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ईस्ट दे रहा है डायरेक्शन। यहां 8 और 6 मिलके 2 दे रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, ईस्ट दे रहा है डायरेक्शन। अगर 8 मीटर होता वेस्ट के तरफ और 6 मीटर होता ईस्ट के तरफ, अगर 8 मीटर क्या होता वेस्ट की तरफ, अगर 6 मीटर होता ईस्ट और 8 मीटर होता वेस्ट, तो ये देता 2 मीटर वेस्ट की तरफ। अब ये बताओ, अगर ऐसा करे ये पर्सन कि यहां से यहां जाए और यहां से यहां जाए, ए से बी तक जाए और बी से सी तक जाए, ये 8 मीटर जाए और ये 6 मीटर जाए, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी ए टू सी। क्योंकि इस पूरी जर्नी में ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और सी इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, बी तो इंटरमीडिएट पॉइंट था। स्टार्टिंग पॉइंट पूरी जर्नी का ए है और एंड पॉइंट सी है, ए सी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये 90 डिग्री पे गया है, कहने का मतलब 8 मीटर ईस्ट गया और 6 मीटर नॉर्थ गया, 8 मीटर ईस्ट और 6 मीटर नॉर्थ। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो इसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी इस तरह से, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। गेटिंग? और इसका जो एंगल आएगा अल्फा, जिस डायरेक्शन में ये गया है, इस डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे? tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan अल्फा इज परपेंडिकुलर बाय बेस एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट 6, बेस इज व्हाट 8, so that is 3/4, and you know that when tan alpha is 3/4, alpha is 37 डिग्री। सो हम इस डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे बताओ? 10 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ घूमना है, ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कहने का मतलब है कि 8 और 6 मिलके
क्या दे रहा है, ये इस पे डिपेंड करता है कि 8 और इस फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर बीच में एंगल कितना है। यहां एंगल कितना था, 0 डिग्री। यहां एंगल कितना था, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर में दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल वेक्टर है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो हमने सीधे जोड़ दिया। यहां पर कितना है, एंटी पैरेलल है, एक आगे एक पीछे, यहां थीटा कितना है, 180 डिग्री, सीधे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां पर थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। लेकिन एंगल तो कुछ भी हो सकता है, 0 से 180 डिग्री तक में इनफाइनाइट एंगल्स हैं। एंगल 10 डिग्री भी हो सकता है, एंगल 35 डिग्री भी हो सकता है, एंगल 45 डिग्री भी हो सकता है। हो सकता है एक पर्सन 8 मीटर चले और फिर ना तो उसी डायरेक्शन में जाए, ना तो सीधे बैकवर्ड आए, ना तो 90 पे जाए, वो एक हल्का सा टर्न ले ले, 10 डिग्री का टर्न ले ले। अब अगर मैं पूछूं कि स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट का लेंथ भी निकालो और स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट का डायरेक्शन भी निकालो, तो हमको एक टूल चाहिए, एक ऐसा टूल चाहिए जिसमें हर केस चलाए, सिर्फ ये 3 केस नहीं, हर केस में वो टूल हमको आंसर दे, इंक्लूडिंग दीज 3। हमको एक ऐसा टूल चाहिए, ये भी तो पॉसिबल है कि एक वेक्टर, एक पर्सन ऐसे आए 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, दूसरा टर्न ले इस तरह से, दूसरा टर्न ले इस तरह से 45 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितना ले, 6 मीटर। अब बताओ, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए था, इंटरमीडिएट पॉइंट बी है और लास्ट पॉइंट सी है, तो ये ए से लेके सी तक को क्या बोलेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अब इसकी एक लेंथ होगी, इसकी एक लेंथ होगी और इसकी एक डायरेक्शन होगी। हमको अगर पहला डिस्प्लेसमेंट पता है, दूसरा पता है और तीसरे का अगर हमको एंगल पता है, इन दोनों के बीच में एंगल पता है, तो जो ये ट्रायंगल बनेगा, जो तीसरा ट्रायंगल बनेगा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट वाला, उसका एक लेंथ होगा और उसका एक डायरेक्शन होगा। अब ये जो 45 डिग्री का केस है, वो ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है। तो हमको एक ऐसा टूल चाहिए जो किसी भी एंगल 45 डिग्री हो, 0 से 180 एंगल कुछ भी हो, हम उस फॉर्मूले में डालें तो हमारा आंसर चला है, इस केस में भी और इन केसेस में भी। उस फॉर्मूले को ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। एग्रीड? तो ये एक प्रॉब्लम है, उसका एक सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमको इस टाइप की चीजें मिलती हैं। हो सकता है एक जहाज इधर जाए, फिर 45 डिग्री टर्न लेके इधर चला जाए, हमको जानना है जहाज कहाँ है और कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है। क्योंकि अगर किसी रेस्क्यू टीम को अगर भेजना है, अगर जहाज के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर रेस्क्यू टीम को भेजना है, तो पता होना चाहिए कि जहाज कहाँ पर है और किस एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, कि हम एनी वैल्यू ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड पता हो फर्स्ट वेक्टर का, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो और दोनों के बीच में एंगल पता हो, हम उनका वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। ठीक, अभी देखते हैं कैसे होगा। कोई डाउट? सो व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? जब भी तुमको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में कुछ समझना हो, इसको याद रखना, इट कम्स फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट से आता है। और पैरेललोग्राम लॉ जो होता है वो फोर्स के कंसेप्ट से आता है। बताएंगे क्यों? ये डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट से आता है। तो समझो, हमारे पास ये है कि हम ए से लेकर कहां तक गए, बी तक गए। हम ए से लेकर के बी तक गए और फिर हमने यहां से एक टर्न लिया और फिर हम बी से लेकर के सी तक गए। हम पहले ए से बी तक गए, हल्का सा टर्न लिया और बी से सी तक गए। तो एक्चुअल हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से सी तक होगा। दिस इज सेड टू बी द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंटायर जर्नी। पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट ये होता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज AC वेक्टर। ये जो बीच का पड़ाव है ना, ये अंदर में ही कंज्यूम हो जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। A से B गए, B से C गए, तो जहां पहुंचे वहां से फिर शुरू हुए तो वो खत्म हो जाता है। अंत में सिर्फ स्टार्टिंग और एंड ही बच जाता है, AC वेक्टर। इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है AB डिस्टेंस
इन ए सर्टेन डायरेक्शन, ए बी वेक्टर नहीं यहां लिखे, देखो एक डिस्टेंस ए बी है एक सर्टेन डायरेक्शन में, इसके साथ डायरेक्शन इसका प्रॉपर्टी है जो अटैच है, इसके अंदर इसका डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। ए बी एक सर्टेन डायरेक्शन में प्लस डिस्टेंस बी सी इन सर्टेन अनदर डायरेक्शन, इन अनदर डायरेक्शन, becomes equal to AB in a certain direction and BC in certain other direction, दोनों कंबाइन होके दोनों मिलके एक वेक्टर बन जाता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है AC, जिसका मैग्नीट्यूड होता है AC इन सर्टेन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो AC भी निकालना है और ये भी निकालना है किस डायरेक्शन में, तभी वो कंप्लीट वेक्टर मिलेगा। हमको इसकी लेंथ पता है, हमको इस वेक्टर ए की लेंथ क्या है पता है, और हमको इस वेक्टर बी की लेंथ भी पता है, और इन दोनों के बीच का एंगल भी पता है। दिस वुड बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एग्रीड। क्योंकि ये यहां खत्म हो रहा है, ये यहां शुरू हो रहा है, इसको खींचेंगे तो ये बनेगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये नहीं होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये वाला होगा, ना कि ये वाला, क्योंकि यहां जहां ये खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है, तो हमको इसको टेल को टेल मिलाना पड़ेगा, एग्रीड। तो हमसे क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम ये है, हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। ए बी का नाम दे देते हैं वेक्टर ए बी का नाम दे देते हैं वेक्टर ए, बी सी का नाम है वेक्टर बी, और जो ए सी है उसका नाम दे देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज वेक्टर आर। वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ने से रिजल्टेंट वेक्टर आर मिल रहा है, या सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखते हैं। क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्या है समझते हैं और उसकी सॉल्यूशन कैसे निकलेगी। प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। गिवन, क्या क्या गिवन है या क्या क्या नोन है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी ए नोन है, पहले लेंथ का वेक्टर नोन है, दूसरे वेक्टर का भी लेंथ नोन है, और इन दोनों के बीच में एंगल नोन है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दैट इज थीटा, ये भी नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये तीनों नोन है। वेक्टर ए नोन है, वेक्टर बी नोन है, इसका लेंथ पता है, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड पता है, दोनों बीच में एंगल पता है। टू फाइंड हमको कैलकुलेट क्या करना है, एक तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, इसको आप बोल सकते हैं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर सम जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों को अल्फा निकालना है, दिस एंगल अल्फा। ये लेंथ निकालना है, अगर ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, ये थीटा पता है, ये लेंथ निकालना है, और ये किस डायरेक्शन में वो भी निकालना है। दो चीजें अननोन है। सो गिवन इंफॉर्मेशन है लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, लेंथ ऑफ सेकेंड साइड एंड दिस एंगल। जो अननोन है वो लेंथ ऑफ दिस थर्ड साइड एंड दिस एंगल, ये हमको कैलकुलेट करना है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रायंगल लॉ। इसके स्पेशल केस में जब थीटा को रखेंगे 0 तो क्या मिल जाएगा हमको, पैरेलल के केस में जब थीटा रखेंगे 180, एंटी पैरेलल केस में वो हमको मिल जाएगा। सो हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट। तो हमारे पास जो टूल है वो पाइथागोरस थ्योरम का ही है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से फाइंड करते हैं। पहले प्रॉब्लम समझ गए, कोई डाउट किसी, कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब इसको हम डिराइव करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ये लिखने का मेथड होता है। हम ट्रायंगल लॉ का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे,
देखो हमारा ये दिया हुआ है कि हम यहां से यहां गए, ये था वेक्टर ए, फिर हम यहां से टिल्ट किए हल्का सा, एक सर्टेन एंगल पर हम टिल्ट किए, दिस इज वेक्टर बी, दिस द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा। हमको ये लेंथ निकालनी है, हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है, यानी हमको ए पता है, बी पता है, थीटा पता है, वी हैव टू गेट दिस लेंथ, दिस इज कॉल्ड वेक्टर आर, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है वेक्टर आर, ए प्लस बी नहीं है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ए लेंथ सर्टेन डायरेक्शन में प्लस बी लेंथ सर्टेन डायरेक्शन में, आर लेंथ सर्टेन डायरेक्शन में। सिर्फ दोनों नंबर का सम नहीं है, ये डायरेक्शन के साथ है। हमको ये निकालना है और हमको ये एंगल अल्फा निकालना है, दैट द रिजल्टेंट मेक्स विद द एंगल अल्फा, दैट दिस रिजल्टेंट मेक्स विद द वेक्टर ए। तो हाउ टू डू इट, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। हम क्या करते हैं, सी से एक ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर। हम सी से क्या करते हैं, पॉइंट सी से इस ए बी के एक्सटेंशन पे एक ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, कर दिया, इसका नाम देते हैं मान लो पी। अब बताओ ये जो ट्राइंगल है सी बी पी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने सी से क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया है ए बी के एक्सटेंशन पे। अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, फ्रॉम ट्राइंगल बीपीसी, फ्रॉम ट्राइंगल बीपीसी आई कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू पीसी बाय बीसी। सही है, देखो साइन थीटा होता है इस ट्राइंगल में, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है पीसी और ये है बी, और ये कितना हो गया पीसी बाय बी। सो व्हाट इज पीसी, बी साइन थीटा। सो यू गॉट इट, दिस लेंथ इज बी साइन थीटा। फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल BPC we get that this is B sin theta. Now what about BP? How to get BP? तो cos theta लगा देते हैं। In same triangle if I apply cos theta, this is BP by B, BC, यानी BP by B. So what is BP? B cos theta. So this length is B cos theta. अगर ये हाइपोटेन्यूज का साइड बी है और ये एंगल अगर थीटा है तो इसके साथ कितना, ये लेंथ कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये लेंथ कितना बी साइन थीटा। एग्रीड? नाउ व्हाट इज दिस टोटल लेंथ एपी? व्हाट इज दिस टोटल लेंथ एपी? एपी वुड बी इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा। देखो ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक ए है और यहां से यहां तक बी कॉस थीटा, तो ए बी प्लस बीपी, AB plus BP. So A plus B cos theta. What is PC? What is PC? Simply B sin theta. Now, अब देखो ये जो ट्राइंगल है APC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल APC, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा APC। देखो APC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। यू नो इन राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो AC स्क्वायर इज AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। सो आई कैन राइट AC स्क्वायर मीन्स इसकी लेंथ कितनी माने हैं R का स्क्वायर, AP का मतलब है A प्लस बी कॉस थीटा, A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर मीन्स B साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो दैट वुड गिव अस R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस, यहां देखो यहां एक टर्म आएगा
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां एक टर्म आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। यहां एक टर्म जो है जब इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे वी आर गोइंग टू गेट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे आ रहा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये पूरा ब्रैकेट 1 हो जाएगा, प्लस 2ab cos theta. So from here you get resultant r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. This is your formula for length of the third side. और ये वेक्टर अगर इसका लेंथ पता है, इसका लेंथ पता है और ये एंगल पता है, तो इस साइड का लेंथ पता चल जाएगा कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एग्रीड? दूसरा tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू मतलब ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ये तो समझ गए, लेंथ तो पता चल गया, पर किस डायरेक्शन में ये भी तो जानना पड़ेगा। तो वेक्टर ए के साथ अगर ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा, तो वी कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल टू, वी कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल टू, इस पूरे ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल APC, ट्राइंगल APC, tan अल्फा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? b sin थीटा। देखो ये जो ट्राइंगल है APC, इसमें अगर हम tan अल्फा की बात करें, परपेंडिकुलर क्या होगा, CP, परपेंडिकुलर क्या होगा, PC, और बेस क्या है, AP, PC बाय AP, तो PC कितना हो गया, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। दिस इज योर एंगल, यहां तुम्हारा एंगल भी निकल जाएगा। तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक रिजल्टेंट का लेंथ कितना होगा, एक चला है कि रिजल्टेंट का लेंथ कितना होगा। तो रिजल्टेंट का लेंथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये होता है। दूसरा वो किस एंगल पर होगा, तो अल्फा की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, tan अल्फा इज सेकंड वेक्टर साइन थीटा, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा बाय फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर कॉस थीटा। दिस इज योर टू फॉर्मूलाज। कोई डाउट? ठीक है, अब इसको थोड़ा हम देखते हैं, इसको थोड़ा हम देखते हैं क्या क्या इसमें हो सकता है, तो थोड़ा हम देखते हैं, और क्या ये हमारे स्पेशल कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या ये हमारे स्पेशल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, तो उसको रब करते हैं और फिर हम आ रहे हैं हाउ टू, इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। दिस ट्राइंगल वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू स्टडी वेव्स। जो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स पर जो है पढ़ेंगे तो बहुत काम आता है। ठीक है, अब देखो, तो हमने क्या देखा कि एक वेक्टर यू था, एक वेक्टर यू था, ये वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी, ये वेक्टर बी, ये एंगल थीटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो कि ए प्लस बी है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि r की वैल्यू r आई थी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यानी a प्लस b का मैग्नीट्यूड, ये आ रहा था अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये बताओ, थीटा अगर वेरी किया जाए, a और b फिक्स हो, ए और बी फिक्स हो, और थीटा अगर वेरी किया जाए, थीटा की वैल्यू को चेंज किया जाए, इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, आर की वैल्यू मिनिमम तब होगी या मैक्सिमम तब होगी, आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इफ cos थीटा इज मैक्सिमम।
आर की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी रिजल्टेंट की जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। यहाँ प्लस साइन है ना, कॉस थीटा जब मैक्सिमम होगी। अब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू लाई करती है बिटवीन -1 एंड +1। कॉस थीटा किसी भी एंगल के लिए 1 से ज्यादा और -1 से छोटा नहीं हो सकता है। 1 कब? 0 डिग्री पे, -1 कब? 180 डिग्री पे। जब थीटा होती है 0 डिग्री तो मैक्सिमम होता है, 180 पे मिनिमम होता है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। कब? व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। अब थीटा 0 का मतलब क्या है? वेक्टर्स आर पैरेलल। थीटा 0 का मतलब है वेक्टर्स आर पैरेलल। जब ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है वो सबसे ज्यादा होगा, और उस केस में यहां क्या लिख देंगे? 1। तो ये क्या आ जाएगा बताओ? a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका रूट, समझ रहे हो? a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट, बिकॉज कॉस थीटा इज 1। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? a प्लस बी। सबसे ज्यादा रिजल्टेंट क्या पॉसिबल है? a प्लस बी। सबसे ज्यादा रिजल्टेंट क्या पॉसिबल है? a प्लस बी। उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। वो कब पॉसिबल है? जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। और वो कितना होगा? सिंपली दोनों को जोड़ दो, 8 + 6 14, खत्म। दूसरा, आर के लिए मिनिमम कब होगी? अगर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। और ये कितना होता है? -1। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1। कब होता है? व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, या पाई, रेडियन में लेंगे पाई। 180 का मतलब क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स उल्टे डायरेक्शन में हैं तो उनका मैग्नीट्यूड सबसे कम आएगा, और दो वेक्टर के बीच में म्यूचुअली अपोजिट नेचर का है तो सबसे कम आएगा। कितना? a माइनस बी का होल स्क्वायर। रिजल्टेंट कितना? यहां डालेंगे -1 कॉस थीटा, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसका रूट। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट होता है a माइनस बी का मॉड। याद रखना, रिजल्टेंट कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब है a और b को माइनस करके उसका वैल्यू ले लो। जैसे 8 और 6 है तो 8 - 6 लेंगे, 6 - 8 नहीं लेंगे। 8 - 6 या 6 - 8 दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे, 2 लेंगे। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मिनिमम होगा। कितना? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा, वो कितना होगा? a - b। तो एक चीज तो हम समझ गए, एंगल कुछ भी हो, अगर हमको एंगल नहीं भी दिया है, इवन इफ एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज नॉट नोन, भले ही a और b के बीच में एंगल नहीं पता हो, बट एक चीज तो तय है कि वेक्टर a और वेक्टर b किसी भी एंगल में हो, उनके बीच का म्यूचुअल एंगल कुछ भी हो, इसकी मैग्नीट्यूड कहां से कहां लाई करेगी? a माइनस बी के मॉड से लेकर के a प्लस बी तक। अभी भी एक चीज की गारंटी है कि इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a प्लस बी से ज्यादा नहीं पॉसिबल है और a माइनस बी से कम नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 10 है और दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड 4 है। एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 10 है और दूसरे की मैग्नीट्यूड 4 है, डायरेक्शन नहीं पता है, तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो एक चीज की गारंटी अभी भी है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 6 के नीचे नहीं जाएगा और 14 के ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? अगर ये 6 के नीचे गया या 14 के ऊपर गया तो cos थीटा को, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट 6 से कम करना चाहोगे तो cos थीटा को -1 से कम होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। और अगर इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 14 के ऊपर लेके जाओगे तो cos थीटा को 1 से ज्यादा होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इस रेंज में ही लाई करेगा, ये तो गारंटेड है। अगर दोनों में एंगल होता 90 डिग्री
देखो हम अगर हम इसमें थीटा 90 डिग्री दे दे और यहाँ थीटा को कितना डाल दे 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, तो कितना आ जाएगा √a² प्लस b²। यानी वो क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम बन गया। वो क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम बन गया कि नहीं। यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये पाइथागोरस थ्योरम का सुपर केस है। सुपर केस मतलब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ तब लगता है जब थीटा 90 होता है। ये ट्रायंगल में ही लगता है, पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल में ही लगता है, बट सिर्फ थीटा 90 के लिए लगता है। बट ये हर एंगल के लिए लगता है इंक्लूडिंग 90। इसका मतलब क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम इज ए स्मॉल सबसेट ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का एक छोटा सा सबसेट, एक छोटा सा पार्ट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ज्यादा जनरल फॉर्मूला है ये किसी भी ट्रायंगल पे लग जाएगा, थीटा कुछ भी हो। पाइथागोरस थ्योरम में 90 चाहिए था, यहाँ 90 देने से ये पाइथागोरस बन जाता है। तो ये 90 वाले में भी देगा और बिना 90 वाले में भी देगा, राइट एंगल में भी देगा और विदाउट राइट एंगल में भी देगा, बट पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट में देता है। ये मोर जनरल केस है फॉर्मूले का, ठीक है। कोई डाउट? अब देखो, अब हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। वैसे तो हम और भी कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कई बार कुछ बुक्स में बात करता है पैरेललोग्राम लॉ का। पैरेललोग्राम लॉ क्या है, वो है ट्रायंगल लॉ। फॉर्मूला वाइज कोई फर्क नहीं है, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज फर्क है, फॉर्मूला वाइज कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क नहीं है, देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दो वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जब की खासियत होती है कि जहां एक डिस्प्लेसमेंट खत्म होता है वहां से दूसरा डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होता है। जहां से एक डिस्प्लेसमेंट खत्म होता है वहां से दूसरा डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होता है। एग्रीड? डिस्प्लेसमेंट की खासियत होती है पहला डिस्प्लेसमेंट होगा खत्म, पहला डिस्प्लेसमेंट होगा खत्म, उसके बाद ही दूसरा डिस्प्लेसमेंट होगा स्टार्ट। ये अगर डिस्प्लेसमेंट 1 है तो ये होगा d2। इसलिए यहां ट्रायंगल लगाना पड़ता है कि जहां एक वेक्टर खत्म हो रहा है उसके बाद दूसरा वेक्टर शुरू हो रहा है। इसलिए यहां पे ट्रायंगल लॉ इस टाइप से बनता है। यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, यहां से यहां गए और फिर यहां से यहां गए, तो बेसिकली कहां से कहां गए। लेकिन जब फोर्स लगाते हैं किसी ब्लॉक पे, अगर किसी ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो कैसे लगाते हैं, एक साथ दो फोर्स लगाते हैं। एक आदमी इसको इधर खींच रहा है रस्सी से, एक इसको इधर खींच रहा है। एक ब्लॉक को मैंने क्या किया है, दो रस्सी से बांध दिया। एक ब्लॉक को दो रस्सी से बांध दिया, एक रस्सी इधर एक रस्सी इधर, और एक आदमी इसको इधर पुल कर रहा है विथ फोर्स F1 वेक्टर, और एक आदमी इसको इधर पुल कर रहा है विथ फोर्स F2 वेक्टर। तो अब होगा क्या, ये ना तो इधर चलेगा ना तो इधर चलेगा, इसके बीच में कहीं चलेगा। हम देखें तो ये इधर चलेगा। अगर हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दें, इस वेक्टर को रिपीट कर दें, यहाँ इस वेक्टर को यहाँ रिपीट कर दें, तो इस वेक्टर को खींच के यहाँ ले आए तो कितना हो जाएगा F2 वेक्टर। इस वेक्टर को खींच के यहाँ ले आए तो कितना हो जाएगा F1 वेक्टर। तो ये जो होगा ना, ये होता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ये ब्लॉक जो है ना वो इधर चलेगा, ब्लॉक इधर एक्सेलरेट हो जाएगा, ना तो इधर करेगा ना तो इधर करेगा। उन दोनों के बीच में कहीं एक उसका नेट रिजल्टेंट आएगा, ये उधर एक्सेलरेट कर जाता है। तो यहां पे हमको दोनों वेक्टर को एक साथ दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पहला वेक्टर खत्म हुआ तब दूसरा स्टार्ट हुआ, तब तो एक टाइम में एक ही फोर्स लगेगा। दोनों फोर्स को एक साथ एक ही बॉडी पे लगना पड़ता है। इसीलिए इसमें जो हम क्या करते हैं, वेक्टर को दिखाते ही हैं स्टार्टिंग में ही ऐसे दिखाते हैं। यहां क्या होता है, एक खत्म दूसरा शुरू, बट यहां पर एक साथ लग रहा है दोनों, तो दोनों को हम इस तरह दिखाते हैं, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। अब इसी वेक्टर को यहां शिफ्ट करके ले आए तो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर था कितना, थीटा। तो अगर हम इसको यहां ले आए, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। अगर हम इसको जोड़े इसके साथ, और अगर हम ये कहें कि इसको यहां से यहां प्लस यहां से यहां इज इक्वल टू यहां से यहां, ये कैसा बिहेव कर रहा है, ट्रायंगल लॉ जैसा।
लेकिन अगर हम ये कहें कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये डायगोनल वेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, कोई फर्क नहीं है क्योंकि F2 और इस F2 में कोई फर्क नहीं है मैथमेटिकली, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर भी आंसर क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है बेसिकली कि दोनों वेक्टर को हम का स्टार्टिंग पॉइंट सेम दिखाते हैं। ट्रायंगल लॉ में जहां एक वेक्टर खत्म करते हैं वहां से दूसरे को दिखाते हैं डायग्रामेटिकली, लेकिन रिजल्टेंट दोनों का सेम आता है क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको यहां से खींच के यहां ले आओ या इसको यहां से खींच के यहां ले आओ। ट्रायंगल लॉ को पैरेललोग्राम बना दो, अगर हम देखो ये डायगोनल का लेंथ निकालने का दो तरीका है, या तो यहां से इसको कहें इस तरह, फॉर्मूला वही होगा, हम इस F2 और इस F2 में कोई फर्क नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रायंगल लॉ, और इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल ले सकते हैं समझने के लिए। हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, हम ज्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, हम बाकी कल बताएंगे। देखो, तो पैरेललोग्राम लॉ जो है इट कम्स फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ फोर्स। पैरेललोग्राम लॉ एक फोर्स के कांसेप्ट से आता है और ट्रायंगल लॉ डिस्प्लेसमेंट के कांसेप्ट से आता है। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये ऐसे करके एक वेक्टर है, ये ऐसे करके एक वेक्टर है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ 100 मीटर, ये एंगल दिया हुआ 53 डिग्री, ठीक है। 100 मीटर ये सेकेंड डिस्प्लेसमेंट है, 100 मीटर ये 53 डिग्री, और ये है मान लेते हैं कि हमारा 20 मीटर। ये वेक्टर ए है 20 मीटर, ये वेक्टर बी है 100 मीटर, और एंगल दोनों के बीच में कितना है 53 डिग्री। आपको बताना है इसके रिजल्टेंट का, ये रिजल्टेंट वेक्टर है ए प्लस बी, आपको इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना है। तो क्या करेंगे, तब लिखते हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 100 cos 53 डिग्री कितना होता है, व्हाट इज cos 53 डिग्री बताओ, 3/5 बताए थे। cos 53 डिग्री थोड़ा छोटा होगा क्योंकि cos में जब बढ़ता है तो हो जाएगा 3/5, तो कितना आएगा बताओ, 20 स्क्वायर मतलब हो गया 400 प्लस 10,000 प्लस 60 ये हो गया 60 इंटू 2 120 इंटू 2 2400। देख लो, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 60 120 इंटू 2 240, हाँ 24 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक काम करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं कुछ, ये 100 कॉमन, तो कितना आ जाएगा 10, बच जाएगा 4 प्लस 100 प्लस 24, 4 प्लस 100 प्लस 24, सही है ना। सो व्हाट इज दैट, अंडर रूट 128, और 128 क्या है बताओ, ये 64 इंटू 2, 64 का रूट कितना होता है, 64 का रूट कितना होता है 8 रूट 2, तो कितना आ गया 80 रूट 2 मीटर होगा। आंसर होगा इसका लेंथ कितना आएगा 80 रूट 2 मीटर। वैसे भी चला आता, कैसे, अगर हम इसको ये करते, सपोज यहां इसका कंपोनेंट लेते हैं, ये आता 100, ये कितना आता 100 cos 53 डिग्री,
ये कितना आता 100 cos 53 डिग्री, जो कि आता 60। cos 53 क्या होता है 3/5। ये कितना होता इस ट्राइंगल से देखो 100 sin 53 डिग्री। sin 53 कितना होता 4/5, कितना आता 80। अब ये बताओ तो ये 20 प्लस ये 60 कितना हो गया 80, और ये तो 80 है ही, ये लेंथ भी 80, ये लेंथ भी 80, तो ये कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर का रूट, यानी 80√2। और एंगल निकाल लेते हैं फॉर्मूले से भी और उससे भी। ये जो एंगल बनेगा अल्फा, ये कैसे निकालेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। बी की वैल्यू कितनी है 100, साइन 37 डिग्री 3/5, 20 बी 100 कॉस 53 है ना, 53 4/5, 100 व्हाट इज कॉस 53 3/5, तो कितना आ गया बताओ 80 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 60 कितना आ गया 1। और tan अल्फा 1 है तो अल्फा कितना होगा, और tan अल्फा की वैल्यू 1 है, अल्फा कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। गेटिंग? हम यहां डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। एक बार जब पता चल गया इस टोटल लेंथ का साइड कितना है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 20 प्लस 60 80, और ये भी कितनी है 80, तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, सो 80 by 81, so alpha is 45 degree, we can get it। ठीक, इसको एक बार देखना, एक क्लास और लगेगा ट्रायंगल लॉ को समझने में। अभी ट्रायंगल लॉ पे सिर्फ हम डेरिवेशन किए हैं, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं जो तुमको जानना पड़ेगा। तुमको क्वेश्चन जब भी ट्रायंगल लॉ का आएगा तुमको कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत शॉर्टकट्स हैं जिससे तुम आंसर तुरंत निकाल दोगे, देखोगे और निकल जाएगा। तो ये जो है हम कल करेंगे, क्योंकि हम एक दिन ज्यादा पढ़ाएंगे, तुम ही लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे। ठीक है, सो इसको एक बार देखना और हम आज की रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।